नमस्कार। कला और संस्कृति से जुड़े हमारे विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वाइब्रेंट भारत एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके सामने पेश करता है संस्कृति के विविध आयाम, कला जगत के अनूठे रंग और देश भर में हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंग बिरंगी छटा। वाइब्रेंट भारत में आज हम आपको दिखाएंगे कि देश भर में कैसे मनाया गया विजयदशमी का पर्व। आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के लाल किला मैदान और दिखाएंगे रामलीला और मिलवाएंगे कुछ कलाकारों से। इंद्रधनुष में इस बार आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश के बच्चे जुड़ रहे हैं देश की पारंपरिक कलाओं से। साथ ही होगी विशेष लिट फेस्ट वैली ऑफ वर्ड्स की चर्चा। आप सभी को लेकर चलेंगे गुलाबी शहर जयपुर की सैर पर। तो आइए शुरू करते हैं वाइब्रेंट भारत का सफर। विजयदशमी का त्योहार प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। बिल्कुल, ये त्योहार हमें संदेश देता है कि जीवन में संयम और मर्यादा का होना कितना अहम और जरूरी है। जी हाँ, ये त्योहार हर्षोल्लास और कोरोना के नियमों के तहत मनाया गया और आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। देश भर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न शहरों में रावण दहन के साथ ही असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व लोगों ने मनाया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। दशहरे के पर्व के साथ ही शारदीय नवरात्रि भी संपन्न हुई। दिन तक भक्तों ने देवी की आराधना की। इस दौरान पंडालों में देवी के अलग अलग रूपों के दर्शन भी हुए। इन पंडालों में कहीं कोविड-19 से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया, तो कहीं पर कलाकारों ने रेत पर सब्जियों से देवी के स्वरूप को उभारा। प्रतिबिंब, रामायण हमारे लिए सिर्फ एक ग्रंथ या महाकाव्य ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का आदर्श है। जी हाँ, यही वजह है कि जब दशहरे से पहले 10 दिन तक रामलीला का मंचन होता है तो बच्चे बूढ़े सब एक साथ बैठकर इसे देखा करते हैं। बिल्कुल, रामलीला हम सभी के मन में पूरी तरह से रची बसी है। और अगर बात की जाए दिल्ली के लाल किले में होने वाली रामलीला की, तो उसकी भव्यता कुछ अलग ही है। भाई चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान और देखते हैं रामलीला की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। रामदूत अंगद लंका में आया है, इसे देखकर हर राक्षस घबराया है। बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम। हमारे देश का साहित्य और कला वाचक परंपराओं के जरिए ही पल्लवित हुआ है। बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गीतों और संस्कारों को यूं ही प्रेषित करते आए हैं। रामलीला भी कुछ ऐसी ही होती है। हनुमान, जो तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाकर
हमारे ऊपर उपकार किया है, उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, ये सब तो आपका ही प्रताप है। मैं तो केवल आपका सेवक हूं। इन्हें जितने चाव से आज देखा जाता है, उतने ही चाव से सालों पहले भी देखा जाता था। जय जय महाराज राज, लंकापति सोहे ताज, शीस पे तिहारे, शीस पे तिहारे। जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज। सुंदर, बहुत लाल किले के रामलीला मैदान में होने वाली ये रामलीला उसी परंपरा की गवाह है। रावण ने ध्रुव राक्षस को आज युद्ध भूमि में भेजा है। हे प्रभु, वो राक्षस बड़ा ही बलशाली है। उस पे विजय प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। उस पर विजय तो कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति ही पा सकता है। भैया, आप मुझे आज्ञा दें, देखता हूं मैं उसमें कितनी शक्ति है। महीनों की तैयारियों के बाद 10 दिन तक मंचन होता है रामलीला का, और आज के वक्त में तो रामलीला भी हाईटेक होती जा रही है। रामलीला में किसी भी किरदार को निभाना कोई आसान काम नहीं होता है। लाइव दर्शकों के सामने मंच से प्रस्तुति देना कोई खेल नहीं। ऐसे में कलाकारों को भी कड़ी मेहनत और तैयारियों से गुजरना होता है। जब आप लाइव करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और 1 साल का गैप रहा कोविड के कारण, लेकिन अब हम आए हैं तो थोड़ी भव्य तैयारियों के साथ हमें मौका ज़्यादा मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बार की रामलीला में काफ़ी नई चीज़ें हैं, ऑडियंस को देखने को मिल रही हैं। 40 नए गाने हैं, वो सुनने को मिल रहे हैं। तो एक ये अलग ही एक पैशन है और एक अलग ही जिसे कहते हैं सौभाग्य है। रावण के बारे में लोग ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही लेके चलते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान का भंडार था। अच्छाइयाँ भी थी बहुत सारी, जिन्हें उजागर ही नहीं किया गया, शायद पता नहीं लिखा इस तरीके से गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने अपहरण तो कर लिया सीता जी को, लेकिन उन्होंने बाहर उनको अशोक वाटिका में रखा और बलपूर्वक कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो चरित्र को दर्शाता है वो। और शक्ति भी थी उनके, सब कुछ था, लेकिन शायद घमंड कुछ इतना हो गया था कि सब कुछ उनको पता था कि क्या होने वाला है। विभीषण ने बताया तो ही, ज्ञानी तो थे ही वो, प्रभु के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन जब आदमी घमंड के उस स्तर तक पहुंच जाता फिर वो बैकआउट नहीं कर पाता। लास्ट टाइम हुई नहीं थी रामलीला, तो उसको मिस किया उस टाइम को। अब फिर दोबारा से होनी शुरू हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दर्शक जो हैं नहीं है तो इसलिए उनको थोड़ा मिस कर रहे हैं। अगर और ज़्यादा क्राउड रहता तो फिर और थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। मेरे पिता ये रोल किया करते थे विभीषण का, तो मैं तो तब हनुमान जी की सेना में बंदर बन जाता था, छोटे मोटे से रोल कर लेता था। फिर 86 से मैंने थिएटर को ज्वाइन किया पटियाला में ही, और फिर मेरा रंगमंच का सफ़र शुरू हुआ जो 2003 तक मैं थिएटर से ही जुड़ा रहा। फिर 2003 में मैं मुंबई चला गया। अभी मैं स्टार प्लस का एक शो कर रहा हूँ, ये है चाहते हैं, जो हर मंडे टू सैटरडे आता है 10:30 बजे। तो मैं उसमें हीरोइन का फादर हूँ, तो मेरे पास तो समय था ही नहीं यहाँ के लिए। लेकिन ये जब रोल ऑफर हुआ और विभीषण, क्योंकि ये मेरे दिल से जुड़ा है, क्योंकि मेरे पिता ये रोल निभाया करते थे, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से ये छुट्टी ली और मैं यहाँ पर आया हूँ। कि महादेव की कृपा है, नहीं तो मैं शायद मैं क्या कोई भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि पिछले जन्म के कुछ न कुछ मैं बहुत पुण्य किया होगा कि इस मंच पे, लौकुश के मंच पे, लाल किले जो हमारा इतिहास रहा है, हमारे मतलब जिसको कह सकते हैं कि हमारा हार्ट, दिल कह सकते हैं, हमारा हिंदुस्तान का, हम सब का यहाँ करने का मौका मिलता है। एक अपनी एक अलग खुशी होती है। रामायण प्रतीक है कि अंत में सदैव सत्य की ही जीत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
हर एक प्राणी को संयम और सादगी से जीवन जीना सिखाते हैं। और आज महामारी के दौर में यही नियम हमें स्वस्थ और सुखी रख सकता है। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है, ये तो धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। दुशहरे का ये संदेश है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार। आपकी जीत हमेशा होगी अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे। ये तो इस बार का मैसेज क्या हर बार का मैसेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि कोविड का समय है तो लोग ये शायद भूल गए हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। वो उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। आज जो कोविड रूपी रावण आया है पूरे जिसे कहते हैं संसार में, उसका कारण यही था कि हम सभी जीवों ने अपनी मर्यादाओं को लांघा है किसी न किसी रूप में, चाहे जंगलों को काट कर, चाहे नदियों को गंदा करके, चाहे आपस में युद्ध करके, और भी जितने गलत काम हैं वो सारे करके हमने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा धरती माँ के अगेंस्ट हमने ये काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, सब चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे, अपने विचारों को स्वच्छ रखेंगे और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखेंगे, करुणा रखेंगे अपने अंदर, तो ये जो धरती माँ का रिएक्शन है कोविड के रूप में, जिसने ये बताया कि एक इंसान की औकात क्या है अगर वो अपनी मर्यादा लांघे, तो शायद आने वाले समय में ये रावण रूपी दोबारा से ना आ सके। तो अपनी मर्यादा में रहिए, खुश रहिए, कोविड के रूल्स का पालन करिए और अच्छे से अपना जीवन जिए। सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और इस गंदी बीमारी से हमारी जान छूटे। लेकिन भाइयों बहनों, ये पीछा छोड़ा नहीं इसने। ये मास्क आप लगाना बंद ना करें और वैक्सीन जरूर लें। बच्चों को भारतीय कलाओं और कलाकारों से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम अनुभव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। जी हाँ, वैसे तो ये आयोजन इससे पहले 2 बार और हो चुका है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते इसे ऑनलाइन किया गया है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। स्पीक मेके देश की नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। अनुभव श्रृंखला ऐसे ही आयोजन की एक कड़ी है। संस्था ने इस साल भी अनुभव श्रृंखला का आयोजन किया। शनिवार 9 अक्टूबर से शुरू हुई यह श्रृंखला 15 अक्टूबर तक चली। कोविड-19 के चलते यह आयोजन ऑनलाइन तक ही सीमित रहा। अनुभव श्रृंखला के अंतर्गत एक सप्ताह में 21 घंटे की गतिविधियां हुई। पहली कक्षा से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये एक मौका रहा जाने माने कलाकारों से ऑनलाइन जुड़ने का। इतना ही नहीं, इस श्रृंखला में हर शाम को जाने माने कलाकारों के ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी आयोजित किए गए। इस आयोजन से बड़ी संख्या में छात्र जुड़े और सभी ने पूरी दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा लिया। वैली ऑफ वर्ड्स के पहले चरण का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस दौरान रक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा सत्र का आयोजन भी किया गया। वहीं अनेक पुस्तकों का विमोचन किया गया। ये लिट फेस्ट अन्य लिट फेस्ट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ सिर्फ साहित्य की बातें ही नहीं हुआ करती, अनेक अनछुए विषयों पर चर्चा भी की जाती है। द वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आगाज दिल्ली से हुआ। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) ने दिल्ली में 9 से 10 अक्टूबर तक मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजी वर्टिकल इस विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस साल आयोजन की थीम थी 1971 का भारत पाक युद्ध।
जो एशिया में बड़े बदलाव की वजह बना। इस लिट फेस्ट का उद्घाटन 9 अक्टूबर को हुआ। यह आयोजन रक्षा से संबंधित चर्चा सत्र के साथ ही अनेक नई पुस्तकों के कवर रिलीज का गवाह भी बना। फेस्ट के दूसरे दिन यानी 10 अक्टूबर को 3 चरणों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एयर ऑपरेशन, नवल ऑपरेशन और भारतीय सिनेमा का योगदान, कार्यक्रम इन्हीं चरणों में बटा हुआ था। आयोजन के दूसरे दिन भारतीय सिनेमा में देशभक्ति के जज्बे को नया आयाम देने वाले फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता भी मौजूद थे। उन्होंने फिल्मों से जुड़े अपने अनुभव दर्शकों के साथ साझा किए। Valley of Words will not be complete if I don't say what I have, what I feel very deeply about. You know, I read Plato saying, "Only the dead have seen the end of war." When he says only the dead have seen the end of war, what he means is mankind has never ever witnessed a world without war. Why is it so that even after the Mahabharats and the Ramayans and the Bhagavad Gitas and the Bibles and the Quran, why doesn't man stop fighting? You know, I read about a philosopher which is very necessary for me to quote, who's unknown. And he had an answer to that. And it was very beautiful, and that should be added into this Valley of Words. बांग्लादेश के बनने के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह थी कि जो इस आयोजन का विषय भी 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के बनने की घटना थी। इस अवसर पर बांग्लादेश के कर्नल सज्जाद भी मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन समारोह में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने संबोधित किया। So this is indeed a great historic occasion. This year, as we celebrate 50 years of the birth of our nation, of the liberation of Bangladesh, where the country was born from East Pakistan, and of course, simultaneously with this, we also mark the Azadi Ka Amrut Mahotsav, which marks the beginning of the 75 years of our independence. So both these celebrations going on simultaneously indeed make it historic. वैली ऑफ वर्ड्स लिट फेस्ट का आयोजन अलग अलग विषयों के साथ पूरे भारत में किया जाएगा। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ यह फेस्टिवल 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली, बड़ौदा, कोलकाता और हैदराबाद से होता हुआ ये आयोजन देहरादून में संपन्न होगा। बड़ौदा और कोलकाता का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी साहित्य को समर्पित रहेगा, तो हैदराबाद का आयोजन युवाओं के लेखन पर आधारित होगा। वहीं देहरादून का आयोजन विज्ञान के इतिहास पर आधारित होगा। अमृता, वाइब्रेंट भारत में अब चलते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल खूबसूरत शहर जयपुर की ओर। बिल्कुल प्रतिबिंब। अरावली की गोद में बसे इस शहर की सुंदरता से देशी विदेशी सभी एक समान मोहित होते हैं। आखिर क्या है खास? चलिए चलते हैं जयपुर। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे इस शहर के किसी भी कोने में आप खड़े हो जाएं, आपको इसकी सुंदरता साफ नजर आएगी। यही वजह है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, देश विदेश के सैलानियों की पहली पसंद है। इस एक शहर को कभी 6 गांवों को मिलाकर बसाया गया था और इस शहर में आने के लिए कुल जमा 7 द्वार थे। जयपुर का हवा महल देखने के लिए तो लोग खास तौर पर आते हैं। शहर का सिटी पैलेस भी सैलानियों की ट्रैवल आइटिनरी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ लोग दोस्तों के साथ भी सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं और परिवार वालों के साथ भी।
जयपुर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है जल महल। देखिए कितना सुकून है यहाँ। जयपुर शहर की खूबसूरती को अगर और करीब से देखना है तो शहर का चाहरगढ़ किला, जयपुर किला और आमेर जरूर देखें। ये किले ना सिर्फ सुंदर हैं बल्कि इन किलों से शहर की खूबसूरती भी साफ नजर आती है। जयपुर का तो विधानसभा भवन भी किसी सुंदर महल से कम नहीं लगता है। इस शहर के बाजार तो ऐसे हैं कि यहाँ आने का मोह तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो अगली बार आप जब भी उत्तर भारत में कहीं घूमने के बारे में सोचें तो उस सूची में जयपुर को जरूर शामिल करें। पिछली बार हमने आपसे एक आर्ट फॉर्म के बारे में पूछा था जिसका सही जवाब है चन्नापटना खिलौने। आप में से कई दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया। उनका नाम हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन खूबसूरत खिलौनों के बारे में विस्तार से कि कैसे बना करते हैं खिलौने। चन्नापटना खिलौने एक प्रकार की लकड़ी के पुराने खिलौने होते हैं। ये खिलौने हल्के और कठोर होते हैं। पुराने जमाने में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गूलर, देवदार, रबर वुड और पाइन वुड आदि की लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती है और बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। चन्नापटना खिलौनों को कर्नाटक के चन्नपटना शहर में बनाया जाता है। इस शहर को कर्नाटक का खिलौना शहर भी कहा जाता है। इस शहर के निवासियों की जीविका का मुख्य स्रोत यहाँ के खिलौने ही हैं। चन्नापटना खिलौनों का संबंध टीपू सुल्तान के शासन से है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान को फारस से एक लकड़ी का खिलौना भेंट के रूप में मिला था। भेंट में मिले इस उपहार से सुल्तान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फारस से कारीगरों को बुलवाकर अपने यहाँ के कारीगरों को ये कला सिखवाई। जो कारीगर इन खिलौनों को बनाना सीख गए वो चन्नापटना में ही रहकर खिलौने बनाने लगे। साल 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटक में एक झांकी के दौरान इन खिलौनों को दिखाया गया था। बेस्ट झांकी के पुरस्कार में इस झांकी को तीसरा स्थान मिला था। साल 2020 में सितंबर महीने में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन खिलौनों का जिक्र कर चुके हैं। लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। और अब बात करते हैं अपने दर्शकों के सबसे पसंदीदा सेगमेंट सवाल जवाब की। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस आर्ट फॉर्म को दिखाया जा रहा है आपको बताना है कि उसका नाम क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है। आप अपना सही उत्तर स्क्रीन पर दिए गए पते पर लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले का नाम हम अपने अगले एपिसोड में डिस्प्ले करेंगे। साथ ही आपके राज्य या क्षेत्र में
कोई अनूठी कला या कलाकार हो जिनके बारे में जानकारी आप साझा करना चाहते हो तो हमें नीचे दिए गए पते पर जरूर लिख भेजिए। तो अमृता, अब समय है दर्शकों से विदा लेने का। बिल्कुल, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात कला संस्कृति जगत की रंग बिरंगी झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।